अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? आज ये चांद कहाँ से निकल आए हैं इतने दिनों बाद इतने ज्यादा? तब तक कल वाली का असर हो गया। एनीवेज, स्टार्ट करें। तो ये किताब है पास्ट पेपर्स की, जिसका वादा था आप लोगों से। और अराउंड इसमें 300 प्लस पेजेस हैं। ये सारी किताब हमने करनी है सॉल्व, और ये इंशाल्लाह आप लोगों को ये किताब जो है वो आजकल में डिलीवर भी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं तो आ, तकरीबन 200 बच्चों की किताब जो है वो पैक करवा दी हुई। 200 बच्चों की किताब पैक हो चुकी हुई है और वो आज कुरियर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे तक उनके पास वो बुक जो है वो पहुंची होगी उनके घर पे। और कोई कॉस्ट चार्ज नहीं की हमने आप लोगों से, एब्सोल्युटली फ्री में आपको किताब जो है वो दे दी है। तो भाईजान, ये जो समझ रहे हैं कि किताब इस ऐसी है या नहीं है, तो ये जो किताब है ये मोर देन सफिशिएंट है पास्ट पेपर्स के लिए। मतलब आप इसमें देखें तो 27 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं। 27 अटेम्प्ट के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस किताब में इन्वॉल्व हैं। और अगर मैं टू बी एग्जैक्ट बात करूं तो अराउंड, अगर सेल्स टैक्स के हम बात करें तो उसका जिम्मा बाजार लगा हुआ है। कोई 27 तो न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स के यहाँ पे इन्वॉल्व है हर अटेम्प्ट के। और अगर आप इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स की बात करें, 36 न्यूमेरिकल्स इनकम टैक्स के बीच में इन्वॉल्व हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अलग हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अलग हैं। हर चैप्टर के सॉर्टेड क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, उनके एग्जामिनर कमेंट्स, उनके फिर मार्किंग स्कीम, हर एक चीज इसमें शामिल है। और ये किताब जो है ये अपडेटेड किताब है। ये नहीं किया कि छापे मार दिए, पढ़ पढ़ के किताब हाल बुरा हो गया था। हर क्वेश्चन अपडेटेड है, सॉल्यूशंस अपडेटेड है, मार्किंग स्कीम जो बनती हैं वो, एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं वो अपडेटेड हैं। अगर आप ये सारी किताब लिख के सॉल्व करके, तो मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको कोई प्रैक्टिस के लिए चाहिए नहीं होगा। जब आपको किताब डिलीवर होगी ना, और जब आप इसको देखेंगे, आपको वैसे ही गशी के दौरे पड़ जाने हैं कि यार इतनी बड़ी किताब है। इतनी बड़ी तो हमारी रेगुलर टेक्स्ट बुक नहीं होती, इतनी बड़ी ये किताब रख दी है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है जो आप लोगों को इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगी। और आप लोगों ने फिर क्या करनी है, सारी सॉल्व करनी है। मेरी कोशिश होगी कि इस किताब में जितना कुछ है, जितने पास पेपर्स हैं, वो मैं आपको खुद करवाऊं। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होगी, वो मैं करवा दूंगा। थोड़ा पीछे हैं, बट इंशाल्लाह हम सारे के सारे ये खुद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर मैं कभी क्वांटिफाई करूँ ना, तो इसमें कोई हम 200 के राउंड अबाउट क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद हैं जो हमने करने हैं। तो 200 सवाल करना क्या इनफ नहीं है आप लोगों के लिए? बताओ हाँ जरा, क्या 200 सवाल इनफ नहीं है? तो फिर तो भाई बड़ी एफर्ट हुई है। तो ये किताब आप लोगों को इंशाल्लाह डिलीवर, आज तो कोरियर वाला आया हुआ था जब मैं, तो आप सबके एड्रेसेस वगैरह पे ये डिलीवर हो गई है। अब देखें, मेरा किसी की किताब रोकना मेरे बेनिफिट पे नहीं है। जो ये 50-60 बच्चों की आपके बैच में से किताब रोकी है, इस पे मुझे क्या फायदा होना है? मुझे तो कोई फायदा नहीं होना, लिटरली किसी किस्म का फायदा नहीं होना। अगर मैं 100 बच्चों को किताब फ्री में भेज रहा हूँ, तो अगले बच्चों को, 50 बच्चों को किताब फ्री में भेजना मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मेरी तो कॉस्ट जो इनकर होनी है वो हो गई है। जो डिलीवरी चार्जेस मेरे पड़ने हैं वो पड़ गए हैं। बट एक पेन है यार कि ये लोग जिंदा ही नहीं हो रहे। ये लोग जाग ही नहीं रहे, अपने हाथों से ना अपना ये मुस्तकबिल तबाह करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है इन लोगों को देख के कि ये जो नहीं है, बिकॉज जो नहीं है उन्होंने कभी भी नहीं आना।
वो सीरियस कभी भी नहीं होंगे। तो ये बड़ा अफसोस वाला एलिमेंट लगता है मुझे कि आप अपना आप को ना तबाह कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ ना करें, आप लोग पास करें। इशू सबके होते हैं, ऑन एंड ऑफ हर एक के होते हैं, घर के मसाइल, सेहत के मसाइल। कभी कभी आप ऑफ कर लें, रिकॉर्डिंग में चले जाएं या रिकॉर्डिंग पे हैं तो ब्रेक मिलते हैं, मैं मानता हूँ, ह्यूमन नेचर में है। अब आप खुद बताएं, वो 33 बच्चे जिन्होंने आज तक एक लेक्चर नहीं देखा, जिन्होंने ग्रुप में मैसेज नहीं किया, पैसे तो दे के आए हुए हैं ना, क्या जब वो फेल होंगे तो वो क्या अपने आप को ब्लेम करेंगे कि मुझे ब्लेम करेंगे? जरा बी रियलिस्टिकली बताएं, वो किसको ब्लेम करेंगे? मुझे ही करेंगे ना ब्लेम। हालांकि मेरा इसमें क्या कसूर है? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है कि मेरा है इसमें कसूर। अब वो 33 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है, जो ग्रुप में एक्टिव ही नहीं है, उन्होंने कभी ग्रुप को देखने की भी हिम्मत नहीं की कि ग्रुप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्यों फिर देखें? बट देखते हैं। गूगल फॉर्म मैंने बंद करवा दिया था, एड्रेसेस कुछ बच्चों के नहीं आ पाए, तो मैं उनको अकोमोडेट करवा दूंगा। मैं उन्हें कह दूंगा मैनेजमेंट को कि यार ये चांदिक बच्चे हैं, दे गॉट जेन्युइन इश्यूज और ये नहीं कर पाए, तो इनको अकोमोडेट कर दो, इन्हें किताब सेंड कर दो। इतना भी मैं जालिम नहीं हूँ, इतना काइंड हूँ कि मैं जो बच्चे रब्ता करेंगे उनको मैं किताब फ्री में डिलीवर करवा दूंगा विदाउट एनी वेरिफिकेशन। बिकॉज इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पास होना फेल होना आपके ऊपर है। ठीक है। और ये जो लाहौर वाले बच्चों को कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा था कि अगर आप लाहौर में हैं, थोड़ा सा घर से बाहर निकलें, आप खुद आके बुक पिक कर लें, बिकॉज लाहौर की डिलीवरी कॉस्ट भी मेरे लिए मैटर नहीं करती। तो हमें लाहौर के बच्चों को भी डिलीवर करने में कोई मसला नहीं है। अगर मैं कश्मीर में डिलीवर कर सकता हूँ या मैं सिंध में डिलीवर कर सकता हूँ, या ग्वादर किताब जानी है, एक मुझे एड्रेस दिख रहा था, तो क्या लाहौर में किताब भेजते हुए मुझे मौत पड़ेगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई वॉज सेइंग कि खरा घर से बाहर निकले, थोड़ा खुद आके बुक पिक कर लें, अच्छा होता है। और मैं आपको जूस भी पिलाऊंगा, ये दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग। अगर किसी का लाहौर में भी इशू है और वो किताब नहीं खुद आके रिसीव कर सकता, कोई मसला नहीं है, तो मुझे बता दे, उसको भी डिलीवर करवा दे जाके, अगले वीक उसके हाथ में किताब होगी और उससे भी कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। तो मुझे कोई इशू नहीं है भाई, जहाँ पे इतना कुछ कर लिया तो क्या मैं 10-12 बच्चों को लाहौर में भी नहीं दे सकता किताब? ऐसा थोड़ी है, अमीर आदमी हूँ, गरीब थोड़ी हूँ, दिल का अमीर हूँ, पैसों से नहीं, दिल का अमीर आदमी हूँ। तो जिसको इशू है, जो लाहौर में भी फिजिकल खुद बुक पिकअप नहीं कर सकता, बता दे मुझे, मैं उसको डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है। फिर जूस अपने पैसों का पियोगे मेरी तरफ से, ये है। नहीं, कश्मीर जूस नहीं आ सकता, बिकॉज जब हम लोग कश्मीर जाते हैं, कश्मीरी हमें 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देते, तो कश्मीर वालों को मैंने जूस भी नहीं देना था। लड़ाई हो गई है मेरी कश्मीर वालों के साथ। वेफल की आइसक्रीम, वो पूरी जिंदगी तू बर्फ वाली कुल्फी खाती है तो वेफल की आइसक्रीम मांग रहे हैं मेरे को। पूरी जिंदगी तिनके में बर्फ जमा के खाने वाली कौम कहती है वेफल की आइसक्रीम खिलाओ। बेस्किन रॉबिन। अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, मैं टॉन्ट नहीं मारूंगा बेस्किन रॉबिन पे, हालांकि मैं ऐसा टॉन्ट मार सकता था कि आपको लग पता जाने थे। नहीं नहीं, चलो माफ किया जाए, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी याशी करो, माफ किया। तो किताब सबको डिलीवर मैं करवा दूंगा। बट जो रह गए वो रह गए, उनका मेरा नहीं है। वो जिन बच्चों का फॉर्म फिल नहीं हो पाया वो मुझे बता दें, मुझे मैसेज कर दें, उनको भी किताब डिलीवर हो जाएगी। घबराएं नहीं, फिक्र ना करें। मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से 1% भी कोई परेशानी वगैरह हो, मैं नहीं चाहता कभी भी। तो मैं दे दूंगा, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं दे दूंगा। तो ठीक है। चलिए मैं मैनेजमेंट को ना मैसेज कर देता हूँ कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया, और आप उनको खुद पर्सनल मैसेज कर दें ताकि वो फॉर्म फिल कर दें। मैंने मैसेज कर देता हूँ।
ठीक है, उन्हें मैंने कह दिया है जिनका फॉर्म फिल नहीं हुआ वो लिस्ट में से देख लेंगे, और लिस्ट में से देखने के बाद वो क्या करेंगे, वो पर्सनल खुद कांटेक्ट कर लेंगे उन लोगों को, और वो फिर देख लेंगे, भिजवा देंगे। जाए क्या याद करेंगे, किस सखी से पाला पड़ा है आपका, जाए जा, मुझे मारे आप लोग। हाँ, एक काम आप लोगों ने लाजमी करना है, तो वादा करें करेंगे। जब आप सबको किताबें डिलीवर होंगी ना, तो आप लोगों ने उनकी अनबॉक्सिंग की ना वीडियोस बना के अपने स्टेटस पे लगानी है। ये करना है आप लोगों ने फिर। इतनी महंगी महंगी बड़ी बड़ी किताबें आप लोगों को मैंने फ्री में भिजवा दी है, ये काम लाजमी करना है। अगर जिसकी मैंने वीडियो ना देखी फिर उसको रंदा फेर देंगे। डन। चलें, डन हो गया जी, एग्रीमेंट हो गया हमारा, डील डन हो गई। मंडे या ट्यूसडे आप सबको ये किताबें डिलीवर होंगी। नहीं, आप अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएं, आप थैंक यू सीएमएडीसी करें, अपने स्टेटसेस पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि सीएमएडीसी वाले इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को पास्ट पेपर्स की जो नई किताबें, जो हालांकि वो सबसे ज्यादा बेच सकते थे, वो भी फ्री में दे देते हैं। ये बताएं दुनिया को। मैं हर एक बच्चे का देखूंगा, क्योंकि जिस बच्चे ने ना लगाई रहे उसे कहना भाई हमारी किताब वापस कर, हम उससे किताब वापस मंगवा लेंगे, या नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम उसको किताब ही नहीं देंगे, कहेंगे हमारी पिछली वाली वीडियो निकालो। हाँ, चेक करें, सर क्रीपी हो जाएगा, बहुत तेज है। ये जालिम दुनिया है, ये किसी का भला नहीं चाहती, इनको बस अपना भला चाहिए होता है। हो टू सैड, दिल टूट्स। चलें जी, हम फिर अब इस टूटे हुए दिल के साथ अपनी क्लास पढ़ते हैं। हम कल 5 सवालों का जवाब तलाश करने के लिए निकले थे, आज हम उन्हीं 5 सवालों का जवाब तलाश करेंगे, लेकिन हम टूटे हुए दिल के साथ तलाश करेंगे। हो पहला क्वेश्चन था हमारा कि टैक्स ईयर क्या होता है। कोई तुक्का मारना चाहेगा, टैक्स ईयर किसे कहते हैं? एनी तुक्का बाय एनीवन? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, माशाल्लाह। इस भाई को कोई गोल्ड मेडल दो, जुलाई टू जून, इनको मेरिट सर्टिफिकेट दे दो। वो साल जिस पर टैक्स लगे, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। जिस साल टैक्स पे करे, गलत। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इन विच टैक्सेबल इनकम फॉल, वेरी गुड। ये जब आप लोगों को आता तो फिर पढ़ क्यों रही हैं? जब आप लोगों को आता फिर पढ़ क्यों रही हैं? चलें, हम टैक्स पीरियड को समझने के लिए ना एक टैक्स साइकिल समझते हैं, बड़ा जेनेरिक सा टैक्स साइकिल। हमने क्या करना है, हमने टैक्स पे करना है, और टैक्स पे करना है हमने अपनी इनकम के ऊपर, ऐसे ही है। अपनी इनकम के ऊपर क्या करना है, हमने टैक्स पे करना है। अब ये इनकम कैसे कैलकुलेट होनी है, कितने अरसे की इनकम होनी है, उसका छोटा सा साइकिल देखते हैं। अब कोई भी इनकम करनी है, कुछ भी कैसा काम करना है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे। ट्रांजैक्शन लेन देन हो सकती है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस की हैं आपने। अब ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, इन ट्रांजैक्शंस को फिर हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी इनकम आ जाएगी, कि ये मेरी इनकम बन रही है। फिर इस इनकम के ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, और डिपार्टमेंट को टैक्स पे किया जाएगा। ऐसे ही होता है।
एग्री करते हैं ना इससे आप? अब सवाल ये है सर कि ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये कितने अरसे के लिए करनी है? टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? क्या 1 महीने की इनकम का हिसाब देना है? क्या 3 महीने की इनकम का हिसाब देना है? क्या 4 महीने की इनकम का हिसाब देना है? क्या 7 महीने की इनकम का हिसाब देना है? कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना, कि इस टाइम फ्रेम में इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं तो उसका हमें बताओ। इस टाइम फ्रेम में, इतने टाइम में, इतने एरिया में, इतने पीरियड में ये काम किया है, इसका हमें बताओ। ऐसे ही है। तो वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसके लिए हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा टैक्स पर्पस में क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर कहला रहा होगा। अब टैक्स ईयर क्या है? ये वो एक अरसा है, एक टाइम है जिसमें हम अपनी तमाम इनकम कैलकुलेट करेंगे और उस इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को क्या करेंगे? पे कर रहे होंगे। तो वो पीरियड जिसमें हम ये तमाम चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा टैक्स ईयर कहला रहा होता है। गॉट इट? अब ये टैक्स ईयर जो है ना, ये हमारे पास 3 तरह के हैं। हमारे पास जो टैक्स ईयर है वो 3 तरह के हैं। इससे पहले आप अकाउंटिंग पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए? अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर से वाकिफ हो कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है या अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? ये वो 12 महीने का अरसा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी तमाम जो सेल्स की हैं, जो परचेजेस की हैं, जो एक्सपेंसेस वगैरह की हैं, उनको अकाउंट फॉर करते हैं और एंड पे बताते हैं ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है। सिमिलरली उसी पैटर्न के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? टैक्स का काम कर रहे हैं कि ये पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, ये 12 महीने का अर्सा है, इस 12 महीने में ये हमारी इनकम है, इसके ऊपर इतना टैक्स बन रहा है। लेकिन अकाउंटिंग में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई टाइप्स नहीं होती, काइंड्स नहीं होती अकाउंटिंग ईयर की। बस एक अकाउंटिंग ईयर है, 12 महीने का अर्सा है, इसमें ये कैलकुलेट कर दो, ये प्रॉफिट ये लॉस है। लेकिन टैक्स में जो टैक्स ईयर है उसको हमने क्या किया है? उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा है स्पेशल टैक्स ईयर, और तीसरा है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। हम वन बाय वन हर टाइप को एक्सप्लोर करते हैं, उनको समझते हैं। रट्टे वाली कोई चीज नहीं अभी हम पढ़े। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? रिमेंबर, नॉर्मल टैक्स ईयर वो पीरियड है जो स्टार्ट होगा 1 जुलाई को और खत्म होगा 30 जून को। ये जो पीरियड है, ये 12 महीने का पीरियड जो हर साल जुलाई में शुरू हो रहा है, जून पे खत्म हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। मतलब जुलाई से लेके जून तक जितना कमाया, जितना पैसा कमाया, जितनी सेल्स की, जितनी सैलरी है, जितनी प्रॉपर्टी बेची, जितना रेंट आया, उस सबको हमने जमा करना था। इस 12 महीने का ये हमारी इनकम है, ये हमारे सारे के सारे इसमें चीजें आ रही हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। अब नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? वो टैक्स ईयर जो 1 जुलाई को शुरू होगा, 30 जून को खत्म होगा, इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। रिमेंबर, बाय डिफॉल्ट कोई भी पर्सन जब जाके इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होता है तो जो उसको टैक्स ईयर दिया जाता है वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। पाकिस्तान में हर बंदा इसी टैक्स ईयर के मुताबिक क्या कर रहा होता है? अपनी इनकम कैलकुलेट करके दे रहा होता है। जुलाई से लेके जून तक जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी क्या करेगा? उस बंदे ने हमें बतानी है कि इन 12 महीने में उसकी ये ट्रांजैक्शंस थी, ये उसकी इनकम थी, ये उसके बिजनेसेस थे, ये उसके प्रॉफिट थे, ये उसने एसेट्स बेचे हैं, ये उसने सिक्योरिटीज बेची हैं। वो सब कुछ उस 12 महीने के लिए अकाउंट फॉर करके बता रहा होगा। अब सवाल ये है, ये तो हमें लग गया पता कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, लेकिन इस नॉर्मल टैक्स ईयर को हम डोनेट किस तरह करेंगे, किससे शो करेंगे? कैसे फैसला करेंगे कि टैक्स ईयर 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 16 है, 20 है? उसके लिए बड़ा सिंपल है। एक टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2021 को, खत्म हुआ 30 जून 2022 को। ये टैक्स ईयर कौन सा है? ये टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर है। अब इसको हम
कौन सा साल कहेंगे, किस ईयर से डोनेट कर रहे होंगे, डिनोट कर रहे होंगे, ये होगा हमारा टैक्स ईयर 2022। रिमेंबर, जिस ईयर में जिस साल में आपका जून एंड हो रहा है, हम हमेशा उस ईयर से ही इसको डिनोट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2022 को शुरू हुआ, 30 जून 2023 को खत्म होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, टैक्स ईयर 2023 कहेंगे। एक टैक्स ईयर था जो शुरू हुआ 1 जुलाई 2019 को, ये खत्म हुआ 30 जून 2020 को, इसे हम कहेंगे टैक्स ईयर 2020। एक टैक्स ईयर है जो शुरू हुआ 1 जुलाई 2024 को, ये खत्म हुआ 30 जून 2025 को, इससे हम क्या कहेंगे, टैक्स ईयर 2025 कह रहे होंगे। यहाँ अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है टैक्स ईयर 14, इसका मतलब क्या है, ये टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 13 को और ये खत्म हो रहा होगा 30 जून 2014 को। अगर कहीं पे लिखा हुआ है टैक्स ईयर 21, इसका मतलब है ये शुरू हुआ है 1 जुलाई 20 को और ये खत्म हो रहा है हमारे पास 30 जून 2021 को। तो जिस साल का ईयर एंड होगा, जिस साल जून फॉल कर रही होगी, हम उसको इस साल से ही क्या कर सकते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं, इस साल से हम इसको शो कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? जी जनाब, ये क्लियर है। आगे चलते हैं। तो नॉर्मल टैक्स से सबको क्लियर है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है टैक्स ईयर 31, बताएं हाँ जरा, ये कब से शुरू हुआ होगा, कब से खत्म हो रहा होगा? एनीवन? ये 1 जुलाई 2030 से शुरू हुआ है और 30 हम्म जून 2021 को ये एंड हो रहा है। वेरी गुड। अगर लिखा हुआ है टैक्स ईयर 28, बताएं ये कब शुरू हुआ होगा, कब खत्म हुआ होगा? 1 जुलाई जुलाई 27 से शुरू हुआ और जून 28 पे क्या हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये था हमारे पास पहला। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप देखते हैं, दैट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ओ सॉरी, अब हम देखते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, इसको जरा समझिएगा। व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? रिमेंबर, टैक्स ईयर other than नॉर्मल टैक्स ईयर, कि वो टैक्स ईयर जो नॉर्मल के अलावा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। अब हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर है, शुरू हुआ सॉरी 1 जुलाई 2021 पे शुरू हुआ, 30 जून 2022 में खत्म हुआ, ये हमारा कहलाएगा टैक्स ईयर 2022। और ये टैक्स ईयर कौन सा है, नॉर्मल टैक्स ईयर है। एग्री करते हो इससे? एक बंदा आता है, वो कहता है गवर्नमेंट भाई मेरे से नहीं होता, मैं आपको इस टाइम पीरियड पे अपनी इनकम नहीं बता सकता, बिकॉज 30 जून का मतलब है 30 जून पे आपको अपने अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज करने पड़ेंगे, 30 जून तक की इनकम जो है वो बतानी पड़ेगी, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आप कहते हैं सर जी देखिए मेरी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रिज बनाता हूँ या मैं चावलों में काम करता हूँ या मैं चीनी बनाता हूँ, ये तो मेरा पीक टाइम होता है, यहाँ पे मैं तो अब बिजी होता हूँ, प्रोडक्शन वगैरह पे स्टाफ वहाँ पे इंगेज होता है, मैं नहीं इस पे क्लोज कर सकता, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर साल
इस डेट से लेके इस डेट तक का कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड करूं, बड़ा मुश्किल है। अब जून के महीने में मेरी सेल्स चल रही होती हैं, मैं अपनी सेल्स को बंद करूं, बुक्स क्लोज करूं चाहने के लिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज मुझे कोई अल्टरनेटिव दें। टैक्स वाले कहते हैं मसला ही कोई नहीं जनाब, हम आपको अल्टरनेटिव जो है वो दे देते हैं। और वो अल्टरनेटिव क्या है, वो कहते हैं इसके अलावा तुम बताओ तुम कब फिजिबल हो, कहाँ पे तुम्हारी इजीनेस है। वो कहता है जी आप मुझे अलाउ कर दें कि मैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये मुझे दे दे, मैं आपको हर साल जनवरी से लेके जो दिसंबर तक कमाया होगा वो मैं आपको अपनी इनकम भी बता दूंगा और मैं आपको उसके ऊपर टैक्स भी पे कर दूंगा। अब आप खुद देखें, एक है ये वाले 12 महीने और दूसरे हैं ये वाले 12 महीने। वो क्या कह रहा है कि इन 12 महीनों के लिए कैलकुलेशन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको इनकी कर दूंगा। दूंगा मैं आपको 12 महीने की इनकम का ही हिसाब, कि क्या 12 महीने में कमाया, क्या 12 महीने में नहीं कमाया, मैं आपको उसका ही हिसाब दूंगा। बट मैं इस पीरियड में फिजिबल नहीं हूँ, इस पीरियड में मैं कन्वीनियंट नहीं हूँ, मुझे ये वाला पीरियड अलाउ कर दें। तो अगर आपको डिपार्टमेंट वाले ये अलाउ कर दें तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। मतलब वो कहते हैं ठीक है आपको हम अलाउ कर रहे हैं, अगले साल से ऑनवर्ड हमेशा के लिए आपका टैक्स शुरू हुआ करेगा जनवरी पे और खत्म हुआ करेगा दिसंबर पे। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन 12 महीने में जो जो कुछ कमाया होगा आपने, आप हमें अपनी इनकम बताएं, आप हमें टैक्स पे कर दें। तो ये पीरियड जो अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? स्पेशल टैक्स ईयर क्या होगा, अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है। ये क्लियर है? अब सवाल ये है कि इसको हमने डिनोट किससे करना है, किससे शो करेंगे। जैसे ये तो मुझे पता है ये टैक्स ईयर 22 है, ये टैक्स ईयर कौन सा होगा, इसका कैसे फैसला किया जाएगा। अब रूल वही है जून वाला, बट इसका रूल ध्यान से सुनिएगा। इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि स्पेशल टैक्स ईयर जब एंड हो, स्पेशल टैक्स ईयर जब एंड हो, एंड होने के बाद वेरी नेक्स्ट जून किस साल में आ रहा है। अब बताओ ये 31 दिसंबर 2023 में खत्म हो रहा है, इस तारीख के बाद वेरी नेक्स्ट जून कौन सा होगा? जून 2024। यार बंदा, मैंने हैंड फ्री लगाया है, मेरे कान के पर्दे फाड़ दे रहे हैं। अगला फॉल कर रहा है 30 जून 2024 में। तो इस ईयर एंड के बाद जो वेरी नेक्स्ट जून होगा वो जिस ईयर में फॉल कर रहा होगा, हम क्या कहेंगे कि भाई साहब ये टैक्स ईयर 2024 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक है जी, वो शुरू हुआ 1 अक्टूबर 19 को और खत्म हो रहा है 31 नवंबर 20 को। बताओ ये नॉर्मल टैक्स ईयर है कि स्पेशल टैक्स ईयर है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर है कि स्पेशल टैक्स ईयर है? आप कहेंगे जी ये तो स्पेशल टैक्स ईयर है। अब कौन सा टैक्स ईयर है, कैसे फैसला करेंगे? ये इसका ईयर एंड है, इस ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट जून आ रहा है 2021 में, तो हम क्या कहेंगे, ये टैक्स ईयर 2021 है। ईयर एंड के बाद जो नेक्स्ट जून होगा हमने उससे क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 मार्च 2022 को और खत्म हो रहा है 28 फरवरी 2023 को। इससे पूछते हैं कि भाई साहब ये टैक्स ईयर कौन सा है, तो आप कहेंगे जी स्पेशल टैक्स ईयर है। अगला सवाल होगा कि इसको हमने डिनोट किससे करना है, तो ये ईयर है। इसके बाद वेरी नेक्स्ट ईयर कब आ रहा है, 30 जून 2023 में ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा टैक्स ईयर 2023 कहला रहा होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक टैक्स ईयर शुरू हुआ आपका 1 नवंबर 2024 को और ये खत्म होगा जाके 31 अक्टूबर 2025 को। ये टैक्स ईयर कौन सा होगा बताएं जरा।
ये टैक्स ईयर कहलाएगा 26। वेरी गुड। तो ये क्लियर है कि स्पेशल टैक्स ईयर में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ईयर एंड होने के बाद, इस तारीख के बाद जो वेरी नेक्स्ट जून है वो जिस ईयर में फॉल कर रही होगी, हम इसको उसी से क्या कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे। गॉट इट? सबको समझ आ गई? यस सर। अब सवाल ये है कि इसको हमने चेंज तो करना है, अब हमने इसको चेंज तो करना है। अब ये टैक्स ईयर चेंज करने का प्रोसीजर क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये टैक्स ईयर चेंज करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, आप अगर नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहे थे तो आप नॉर्मल टैक्स ईयर से किसी भी स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं, या आप किसी एक स्पेशल टैक्स ईयर से किसी दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप पहले थे नॉर्मल टैक्स ईयर पे, अब आप कहते हैं जी मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, आपको अलाउ कर देगा। आप कहते हैं नहीं जी मुझे ये भी सूट नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, आपको ये भी अलाउ कर देगा। वो आपको किसी दूसरे स्पेशल से किसी यहाँ पे आने दे सकते हैं, वो आपको स्पेशल से यहाँ पे भी आने दे सकते हैं, वो आपको यहाँ भी आने दे सकते हैं, वो आपको यहाँ भी आने सकते हैं। मतलब वो इस तरह का आपको चेंज करना अलाउ कर सकते हैं। आप नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, स्पेशल से किसी और स्पेशल के ऊपर, स्पेशल से नॉर्मल के ऊपर इस तरह का चेंज करवा सकते हैं। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होगा वो जरा देखिएगा कि इसको चेंज करवाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्या कि सबसे पहले आप जाएंगे कमिश्नर के पास, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एफबीआर का बड़ा अफसर, उसके पास जाएंगे, उससे जाके अप्लाई करेंगे। अप्लाई का मतलब है रिटर्न एप्लीकेशन देंगे। जब हम आगे जाके रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अप्लाई कर रहे होते हैं। मैं पोर्टल के ऊपर आपको दिखा दूंगा कि टैक्स ईयर चेंज करने की हम दरख्वास्त किस तरह देते हैं। हम जाएंगे, हम कमिश्नर को अप्लाई करेंगे और जो उसको एप्लीकेशन देंगे उस एप्लीकेशन में हमने क्या की होगी, हमने अपनी कंपेलिंग नीड शो की होगी कि हमें क्या जरूरत थी, हम क्यों टैक्स ईयर चेंज करवाना चाह रहे हैं, वो हम क्या उसको बताएंगे। दरख्वास्त में हम नीड शो करेंगे कि इस वजह से हम अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाह रहे हैं। अब कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी तो बॉल किसके कोर्ट में आ गई है, बॉल आ गई है कमिश्नर के पास। अब कमिश्नर के पास जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं इस दरख्वास्त को लेके। वो ऑप्शन कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो उसके पास जो सबसे मेन ऑप्शन है कि आपने दरख्वास्त दी, वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले, उसको आपकी मजबूरी समझ आ गई, उसने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद ही वो फौरन क्या कर देगा, वो ऑर्डर पास कर देगा, ऑर्डर इशू कर देगा। वो कहेगा जी आज मैंने ऑर्डर पास कर दिया, आज से ऑनवर्ड फ्यूचर में जो है अब इसका टैक्स ईयर ये हो जाएगा। जिस दिन ऑर्डर पास कर देगा उस दिन से उसका टैक्स ईयर जो है वो बंदे का चेंज हो जाएगा। ये है कमिश्नर के पास। दूसरा है कि यार नहीं, मैं रिजेक्ट कर देता हूं, नहीं। सेकंड है कि वो आपके ऊपर कोई कंडीशन इंपोज कर सकता है कि पहले ये मुझे काम कर दो, या ये डॉक्यूमेंट्स ला दो, या ये कुछ कर दो, तो मैं आपका टैक्स ईयर जो है वो चेंज कर दूंगा। थर्ड पे है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दे, ओके मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन रिजेक्शन से पहले, आपकी दरख्वास्त रद्द करने से पहले, वो आपको पहले बुलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा, कि आपको बुलाएगा, आपको पूरा सुनेगा, आपको अपना केस प्रेजेंट करने का मौका देगा। उसके बाद ही क्या करेगा, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा। ये नहीं रिजेक्ट कर दी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि पहले बुलाएगा, आपको सुनवाई का मौका देगा, उसके बाद वो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर रहा होगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए टैक्स ईयर चेंज करने की, तो आप कमिश्नर के फैसले के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। लेकिन आप अपील में सिर्फ जाएंगे बोर्ड के पास, एफबीआर के पास, और जो एफबीआर का फैसला होगा उसके ऊपर जो
एफबीआर का डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा, और वो कभी भी आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब आप कमिश्नर के फैसले के अगेंस्ट तो एफबीआर में जा सकते हैं, लेकिन एफबीआर के फैसले के अगेंस्ट आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। और समटाइम्स ये भी होता है कि कमिश्नर ने पहले ही आपको अलाउ किया होता है, उसने पहले ही आपको फैसिलिटेट किया होता है, उसने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की होती है। उसने ऑलरेडी आपका टैक्स ईयर चेंज किया हुआ था, पहले ही उसने आपको किसी स्पेशल वगैरह में रखा हुआ था। और अगर कमिश्नर को लग रहा है कि ये आपका नहीं होना चाहिए था और वो आपका ये फैसिलिटी को कैंसिल करना चाहता है, तो वो ये नहीं कि सुबह उठेगा आंखें खोली बंदा पकड़ा कैंसिल, ऐसे नहीं करेगा, बल्कि वो आपको भी बुलाएगा और आपको भी क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा कि भाई साहब हमने तुम्हें क्या किया हुआ है, हमने तुम्हें ये ऑलरेडी ये टैक्स ईयर तुम्हारा चेंज किया हुआ था, हम तुम्हारा टैक्स ईयर जो हमने तुम्हें फैसिलिटेट किया है हम इसे कैंसिल करना चाहते हैं, हम वापस चाहते हैं कि तुम चले जाओ नॉर्मल पे। बताओ ये हम क्यों ना करें। कोई भी उसने नॉन कंप्लायंस की होगी या कोई भी चोरी चोरी की होगी या कोई भी रिकॉर्ड उसने ना जमा कराया हो, तो कमिश्नर कहेगा भाई साहब मैंने तुम्हें ऑलरेडी फैसिलिटेट किया था, हमने पहले ही तुम्हारा टैक्स ईयर चेंज कर दिया हुआ था, तुम नॉर्मल में से हमने तुम्हें स्पेशल में किया हुआ था, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया, अब मैं ये तुम्हारी फैसिलिटी खत्म करना चाहता हूँ। वो खत्म करने से पहले आपको क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा। वो प्रॉपर सुनने के बाद आपको मौका प्रोवाइड करने के बाद ही क्या करेगा, वो कैंसिल करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अगर वो जस्टिफाई हो जाए आप जाएं आप उसको जस्टिफाई करके, वो नहीं करेगा। अगर आप उसको जस्टिफाई ना कर पाए तो उसने जो आपको ये फैसिलिटेट किया होगा वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इज दैट क्लियर। तो ये पूरा प्रोसीजर है हमारा टैक्स ईयर चेंज करने का। जी जनाब ये क्लियर है। अब जरा इसको रीड करें, बताएं इसमें कोई सवाल रीड करने, रट्टा नहीं मारना है, रट्टे मारने बैठ जाओ। ये क्लियर है सबको। ये बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी क्लास के लिए कोई भी टैक्स ईयर सजेस्ट कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर क्या होता है भाई, जो जनवरी से शुरू हो और दिसंबर में खत्म हो उससे कैलेंडर ईयर कह रहे होते हैं। सजेस्ट का मतलब इम्प्लीमेंट ही करना है, वो भी थोड़ी मांगेगा। इसे भी पढ़ लो। सर जब कमिश्नर आपकी जो सी एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो उससे पहले भी आपको बुलाएगा, बुला के आपकी बात सुनेगा या नहीं, जब वो नहीं, सेटिस्फाई तो एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो नहीं बुलाएगा। ठीक है सर। रिजेक्शन रिजेक्शन के लिए बुलाता है, एक्सेप्टेंस के लिए नहीं बुलाता। इसको ही पढ़ लें, ये पूरा जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा है ना चेंज ऑफ टैक्स ईयर का, ये वही है।
और भाई वो इम्प्लीमेंट कर देता है, वो कहता नहीं है, वो कर देता है कमिश्नर। आप एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स में जा सकते हैं, आप दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, हर जगह जा सकते हैं। सब्जेक्ट टू विड्रॉल नहीं पड़ा ये, कि ये पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, और इसलिए वो विड्रॉ कर रहा है। वो बताएगा कि क्यों मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि जब वो ऑर्डर पास कर देगा उस दिन से आपका टैक्स ईयर चेंज हो जाएगा। भाई ये पूरा प्रोसेस आपको बताया अभी, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, थ्योरी में पूछ सकता है, फेवरेट क्वेश्चन है उसका कि प्रोसीजर क्या होता है। बेहतर है कि ये जो बताया आपको इसी तरह लिख देंगे, आपको तभी पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये और ये बिल्कुल सेम ही बताया हुआ है आपको। आगे चलें। वो जो आपको स्पेशल से नॉर्मल में भेज रहा है, आपने कोई चीज की नॉन कंप्लायंस की है तभी भेज रहा है ना। वो पहले आपसे आपकी ओपिनियन लेगा कि ऐसे ही कर देगा, आपको बुलाएगा, सुनेगा। माइट भी उसके माइंड में जो हो, आपने वो ना किया, मिसकम्युनिकेशन हुई हो, कोई टाइमिंग एरर हुआ हो सकता कि नहीं हो सकता, कोई डिस्क्रिपेंसी जनरेट हुई हो, तो वो आपको सुनेगा ना। सुनने के बाद ही करेगा कि ऐसी फैसला उठा दे। अदालतें ऐसे ऐसे फैसला नहीं करती, वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि अपने आप को डिफेंड करो, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर हम तुम्हें पकड़ लेंगे, तो ये करते हैं उसने भी। आगे चलें। जबरदस्ती कभी भी कमीशन टैक्स की चेंज नहीं करा सकता। भाई उसने पहले आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका टैक्स ईयर चेंज किया होगा। आपने कंपेलिंग नीड शो की थी कि इसलिए मैं नहीं कर सकता, मुझे कर दें, प्रॉपर फॉलो किया होगा। उसने आपको फैसिलिटेट किया होगा, अब वो कह रहा है कि नहीं मैंने करना, मैंने रिमूव करनी है। वो जो आपने हमें बताई थी उस वक्त आपको नीड है, आपको तो वो नीड है ही नहीं। उसको जाके बाद में लग रहा पता तो सिंपल वो खत्म कर देगा। बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट टू विड्रॉल में कंडीशन है, आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की, वो बाद में विड्रॉ कर दे। कि तुम आवाज से तुमने बेनिफिट लिया, तुमने कहा था मैं काम कर दूंगा, तुमने काम नहीं किया, मैं खत्म कर रहा हूँ। इसमें कौन सी बात है कंफ्यूजन वाली। हमने यहाँ पे कहीं पे बात की है टैक्स की सबमिशन डेट की? हमने तो कहीं बात ही नहीं की। तो फिर जब एक चीज हम कर ही नहीं रहे,
तो बीच में कहाँ से आ रही है? कहीं यहाँ पे हमने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा है कि टैक्स सबमिट होगा तो टैक्स ईयर चेंज होगा? ये कहाँ पढ़ा है हमने अभी तक? जो चीज नहीं है वो क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? जो चीज है वो देखिए ना आप। क्यूरोसिटी आपकी है लेकिन टाइम दूसरों का वेस्ट हो जाता है। ये क्लियर है? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि ये कैसे टैक्स ईयर चेंज होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। आगे चलते हैं। आगे है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? तो आपको बताया कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन सर वो जो हम जब टेक्स्ट ईयर चेंज करवाते हैं तो उसके दरमियान जो वक्फा है, तो मतलब हमने जून से जून वाले में नहीं करवाना, और हमने वो जो 2-3 महीने बीच में रह जाते हैं जिनका टैक्स ईयर काउंट नहीं होता वो ट्रांसलेशन हो जाता है, तो वो काउंट करते हैं बाद में। मेरा सवाल था कि ट्रांजिशन क्या होता है, मैंने ये तो पूछा नहीं कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है। ओ भाई रिक्वायरमेंट पढ़िया करो, 1000 दफा कहा है रिक्वायरमेंट पढ़ा करें। मैं पूछता हूँ मशरिक आप कहते हैं मगरिब, क्यों अच्छा लग रहा था? ट्रांजिशन का मतलब क्या है? बात सर आपने वो ठीक जो की है, बात आपने ठीक की है, ट्रांजिशनल टैक्स एक्सप्लेन कर दिया मैंने, मतलब था ट्रांजिशन का तब्दीली, चेंज या प्रोसेस ऑफ चेंज। मतलब एक फेज से जब दूसरे फेज में आप जा रहे हैं, ये जो बीच में आ रहा है अमल, ये ट्रांजिशन है, ऐसे ही है। अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, इसी से है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है? पहले आप है थे किसी भी नॉर्मल टैक्स ईयर में, फॉर एग्जांपल वो शुरू हुआ 1 जुलाई 2022 को, खत्म होना है 23 जून 2023 को। आपने कहा नहीं यार मेरे लिए मुश्किल है, मुझे आप अल्टरनेटिव दें। आपने तमाम ड्यू प्रोसेस फॉलो किया, अब आपको फ्यूचर में अलाउ हो गया, 1 जनवरी को शुरू होगा और 31 दिसंबर को ये क्या होगा, खत्म। ठीक है, आप पहले यहाँ पे थे, जब आप इधर थे तो आपने इस 12 महीने की अपने इनकम उसका रिकॉर्ड जमा करवाया, आपने अपने रिटर्न सबमिट कर दी, तमाम इनकम का टैक्स वगैरह आपने पे कर दिया। अब ये हो गया, अब आप चले गए हैं यहाँ पे। फ्यूचर में अब आप जब यहाँ से लेके यहाँ तक पैसे कमाएंगे तो आप उसकी रिटर्न जमा करवा देंगे, और उसके ऊपर जो इनकम होगी, जो टैक्स होगा, आप वो क्या करेंगे, आप पे कर देंगे। ठीक है, ये तो कहानी बड़ी सिंपल है कि इसका भी हुकूमत के पास तमाम चला गया, इसका भी हुकूमत के पास तमाम चीजें जो है थी वो चली गई। प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, ये एक पीरियड जनरेट हुआ है, वो पीरियड है 1 जुलाई 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक। ये एक गैप जनरेट हुआ है ड्यू टू दिस ट्रांजिशन, इस तब्दीली की वजह से। क्या हमने इन 6 महीने काम किया होगा, इनकम कमाई होगी, प्रॉफिट्स वगैरह हमने कमाए होंगे, तो क्या इन 6 महीनों की इनकम का कोई हिसाब किताब नहीं देना? क्या इस 6 महीनों की इनकम के ऊपर कुछ टैक्स वगैरह जमा नहीं करवाना? द आंसर इज यस, करवाना है, सेपरेट करवाएंगे।
जो टैक्स पीरियड जनरेट हुआ है ड्यू टू चेंज ऑफ टैक्स ईयर, इसे हम क्या कह रहे होंगे? ये हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। और इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की हम सेपरेट रिटर्न जो है वो जमा करवाएंगे, सेपरेट उसका रिकॉर्ड देंगे, सेपरेट उसकी इनकम, सेपरेट उसका टैक्स पे किया करेंगे। तो ये वो पीरियड है जो जनरेट किया गया है ड्यू टू दिस शिफ्टिंग। इज दैट क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ये आपका ईयर एंड है। इस ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून कब आ रही है? 30 जून 2024 में आ रही है। तो आप इसे टैक्स ईयर 2024 कहेंगे, बट ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहला रहा हो। जी जनाब, ये क्लियर है? अब इससे रीड कर लें, बताएं इसमें कोई क्वेश्चन? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में कोई सवाल है तो बताएं। कोई सवाल नहीं है? आगे चले। तो यहाँ पे जो हम अपनी सवालों की तलाश में निकले हुए थे, पहले सवाल का जवाब मिल गया। बताएं, पहले सवाल का जवाब मिल गया है? मजा आया जवाब तलाश करने में? चलें, अब हम चलते हैं अगले जवाब को, अगले सवाल का जवाब तलाश करने के लिए। अगला सवाल है हमारा कि पर्सन किसे कहते हैं? क्या हमने ये सेल्स टैक्स में पढ़ा था? क्या हमने सेल्स टैक्स में पढ़ा था कि पर्सन किसे कहते हैं? भाई सेल्स टैक्स को 3 तलाके दी हैं, लेकिन आपका वो है तो एक्स ना। एक्स की बातें कभी कभी तो बंदे को याद आती हैं। अब वो आपके साथ नहीं रहा सेल्स टैक्स, बट आपका तो वो एक्स है। तो क्या आप अपने एक्स को तो जल्दी भूल गए? यार बड़े बेवफा इंसान निकले हो यार। मतलब थोड़ा तो बंदा मुरव्वत में हाँ कह देता है। मतलब यार मायूस किया है बेवफा कौमो। सेल्स टैक्स ने इतना आप लोगों को सर्व किया, लेकिन आप लोग तो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। कोई नहीं कोई नहीं, ये दुनिया ही मतलब की है। सेल्स टैक्स मैं उसके साथ हूँ।
तो उस एक्स की बातों में हमने ये पर्सन पढ़ा था, जब वो हम अपना सेल्स टैक्स जो हमारे फॉर्मर थे, जो साबका थे, जिनको हमने टेम्परेरी तौर के ऊपर आग किया हुआ है, वहां पे हमने पर्सन की बात की थी कि पर्सन क्या होता है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट। क्या ये याद हमें डिस्कस करने की, रिकंसिडर करने की जरूरत है? गवर्नमेंट से मतलब था फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। इंडिविजुअल का मतलब था ही या शी। जरूरत है? एओपी की हमने वहां पे क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि एओपी किसे कहते हैं, कि नहीं पढ़ी थी? एओपी हमने वहां पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सेल्स टैक्स डेफिनेशंस में एओपी था। देखिए मुझे तो एक्स याद नहीं आ रहा ना, आप लोगों को तो याद होगा। इसका मतलब इसे भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको रिकंसिडर कर लेते हैं कि एओपी क्या होती है। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, या कोई भी ऐसी एसोसिएशन जो किसी भी फॉरेन लॉ में बनी हो बट कंपनी उसमें नहीं होती, इसे हम एओपी कह रहे होते हैं। याद है ये कि भूल गए हो? और क्योंकि हिंदू फैमिलीज जो है ना, उनमें ये स्ट्रक्चर होता है हाउस होल्ड बिजनेस का। वो इकट्ठे काम करते हैं। मुसलमानों में इत्तेफाक इतना कहाँ पे होता है। यहाँ पे अगर तीन भाई हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे उनकी शादियां होती हैं फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और चाचा तेरा ज़्यादा खा गया, ताया तेरा लूट के खा गया, ये फलाने। तो मुसलमान फैमिली में कहाँ देखा है आपने हाउस होल्ड बिजनेस? कहीं देखा है आप लोगों ने? हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हिंदू फैमिलीज में ये कल्चर होता है कि वो ज्वाइंटली फैमिलीज में रह रहे होते हैं, तो उनमें एक कर्ता होता है, जिसे कहते हैं कि वो उनका टॉप मोस्ट पर्सन है, जो उनका सबसे एल्डर बंदा होता है। बेशक वो मरने वाला है, बेशक उससे टांगे भी नहीं हिलाई जाती, ऐसे ऐसे कांप रहा होता है, बट उसकी ओपिनियन बहुत मैटर कर रही होती है। वो जो कह रहा होता है वो सारे क्या कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं। और जो नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, काम करने वाले, वो क्या होते हैं, वो धरता होते हैं। तो वो इस स्ट्रक्चर में रह रहे होते हैं। वो करता अक्सर बाबूजी होता है, और नीचे वाली सारी की सारी औलाद होती है, जिसमें से तीन औलादें गंदी होती हैं, एक अच्छी होती है औलाद। जो औलाद अच्छी होती है उसको बाबूजी घर से बाहर निकाल देते हैं, जो होती है गंदी औलाद उनको अपने पास रखते हैं। फिर गंदी औलाद जो होती है बाबूजी को बाहर निकाल देती है, फिर जो अच्छी होती है औलाद वो बाबूजी को वापस ले आती है, और फिर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही होता है ना इंडियन मूवीज में। एक वाहिद इंडियन मूवी है जो आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। एनी गेस कौन सी मूवी है जो कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते? दैट्स द राइट थिंग, बागबान। ये गलती से भी गलती मत कीजिएगा कि अपनी फैमिली के साथ बैठ के बागबान देखें। आप जितने मर्जी अच्छे हो, बेशक आपने घर का सारा काम किया हो, खाना बनाया हो, सफाई की हो, कपड़े सारे धोए हो, बर्तन धोए हो, सब कुछ किया हो, आप करके बैठी हो और आपने बागबान लगा ली, फिर आपके चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। लड़कों ने बेशक धनिया भी सही लेके आए हो, पुदीना भी सही लेके आए हो, बारगेन भी की हो, घर का सारा काम भी किया हो, पढ़ा भी हो, टेस्ट में टॉप भी किया हो, अगर तुमने गलती से संडे में बैठ के अपने अम्मी अब्बू के साथ बागबान लगा ली ना, तो तुम्हारा जो हाल होगा ना, ओए होए। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका होगा। एक डेढ़ माह पहले की बात है। गलती से मैंने बागबान लगा दी। नहीं, वो बागबान देख रहे थे तो मैं चला गया अबू के रूम में।
ओए होए होए होए, फिर उन्होंने वो भिगो भिगो के मारी, ऐसी ऐसी बेइज्जती की कि मैं आज तक नहीं भूल पाया। मतलब आप वो नहीं भी कर सकते, फिर भी वो आपके ऊपर आने की औलाद होती ऐसी है। माँ बाप सारी औलाद को मिलके पाल सकते हैं, लेकिन सारी औलाद मिलके बाप माँ बाप को नहीं पाल सकती, और ये माँ को अलग कर देंगे, तो ये होती है। तो ये एक हिंदू कल्चर है। हालांकि उसमें गलती किसकी थी? बाबूजी की थी, कि उसने औलाद को ऐसा किया, जिसको नहीं किया वो अच्छी निकली, वो हम पे ठुक जाएगा। तो ये नहीं आपने देखनी। बागबान मूवी कभी भी घर में ना देखिएगा। और गलती से अगर आप कभी बागबान मूवी देख लें अम्मी अब्बू के साथ, तो उसका काउंटर है, फिर उनके साथ बैठ के ना आपने तारे जमीन पर देखनी है, ताकि अजले का बदला पूरा हो जाए। क्योंकि जब आप तारे जमीन पर लगाएंगे ना, फिर पेरेंट्स जो हैं वो आपसे जरा आंखें नहीं मिला पाएंगे। तो ये बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट है। अगर वो बागबान दिखाएं देख लो, फिर अगले वीक को देखो तारे जमीन पर, फिर वो ब्रेक हो जाएगा बैलेंसिंग एक्ट, फिर वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। फिर उन्हें पता होगा यार अगर ये ऐसे है तो हम भी ऐसे थे। तो ये काम कीजिएगा कभी भी आपको मूवी दिखाएं वो। जिसमें अगर वो आपको कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ नहीं सक रहा, तुम्हारे पेपर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगी जा रही है ना, कि एक मिनट ए मूवी देखो तारे जमीन पर, फिर वो चुप कर देंगे, फिर नहीं बोलेंगे। तो मैंने आपको दोनों अच्छे अल्टरनेटिव बता दिए हैं जिंदगी में सरवाइव करने के लिए। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। हालांकि तारे जमीन पर देखने के बाद जब अम्मी की फ्लाइंग चप्पल आती है, तो वाकई हमारे तारे भी जमीन पर नहीं रहते। बट दिस टू शैल पास। तो एओपी में, एओपी की डेफिनेशन अगर आप बात करें, तो एओपी में क्या कुछ शामिल होगा? एओपी में फॉर्म आती है। फॉर्म का आपको पता है क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर्म। और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जिसमें दो या उससे ज्यादा लोग मिलके आपस में प्रॉफिट या लॉस शेयर कर रहे होते हैं, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कह रहे होते हैं। और उसके बाद इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है। जैसे ये एमडीएच का आपने नाम सुना होगा, जो एमडीएच मसाले वगैरह हैं, ये हिंदू कल्चर्स में, वो इंडिया में ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। जितने भी इनके फैमिली ओन्ड बिजनेस हैं वो इसमें आ रहे होते हैं। उसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे आप कोई बॉडी कह सकते हैं, कोई एसोसिएशन कह सकते हैं, जो लीगली क्रिएट की गई है और वो एज अ एओपी क्रिएट की गई है, तो उसको भी हम एज अ एओपी मानते हैं। या कोई भी फॉरेन एसोसिएशन जो हमने एज अ एओपी क्रिएट की है, उसको भी हम क्या करते हैं? एज अ एओपी ही ट्रीट कर रहे होते हैं। बट इसमें कंपनी नहीं आती। कंपनी एओपी नहीं है, कंपनी एओपी से अलग है। क्लियर है? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है आपने। अब कंपनी क्या है? कंपनी की डेफिनेशन ये याद नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, इसको बस आपने 2 से 3 दफा पढ़ लेना है, बहुत है। कंपनी हमने यहाँ पे वो लेके चलनी है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बयान की गई है। उसके मुताबिक हमने क्या करना है? अपनी कंपनी को एक्सप्लेन करना है। कंपनीज टैक्स के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी है या क्या क्या उसमें शामिल है, उसको देखते हैं। कहता है कंपनी मींस वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक एक्सप्लेन की गई है। हमारे मुल्क में जो कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन का, कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का कानून है, वो कंपनीज एक्ट है। और उस कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो भी कंपनी पाकिस्तान में बनी हुई है, और वो हमारी टैक्स वाले भी उसे कंपनी मानते हैं। उसके अलावा स्मॉल कंपनी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन नंबर 59 में एक्सप्लेन की गई है, उसको भी हम कंपनी मान रहे होते हैं। उसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आप अगली अटेम्प्ट में जब सी लॉ पढ़ रहे होंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं। बट अभी इसको सिर्फ आपने पढ़ना है और इग्नोर करना है, समझने की जरूरत नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी लॉ के तहत अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट बना है पाकिस्तान में, वो भी क्या होगा? कंपनी ही माना जाएगा। जैसे एससीसीपी है, जैसे वापडा है, ये बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, ये भी कंपनी मानी जाएंगे। उसके अलावा जो मुदारबा कंपनीज होती हैं वो भी कंपनी मानी जाएंगी। या उसके अलावा कोई भी बॉडी, बॉडी का मतलब कोई भी इदारा जो इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर्ड एज आ कंपनी। जहां पे भी वर्ड इनकॉर्पोरेटेड का लिखा हो, उसका मतलब होता है रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। कोई भी इदारा जो इनकॉर्पोरेटेड है,
बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी भी मुल्क के कानून के तहत, और किस कानून के तहत, जो उस मुल्क में कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का कानून है। तो ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट को हम कंपनी मान रहे होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, यूएसए में रजिस्टर्ड है, और यूएसए में ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, और यूएसए के कवानीन के मुताबिक कंपनी रजिस्टर्ड है, तो पाकिस्तान में भी इसे हम कंपनी ट्रीट करेंगे। जैसे गूगल एलएलसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन है, यूएसए में रजिस्टर्ड है, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, यूएसए के कवानीन के मुताबिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। अगर गूगल आगे कल को पाकिस्तान में काम करती है तो हम भी क्या करेंगे, हम उसको कंपनी ही मान रहे होंगे। तो वो कंपनी जो किसी भी मुल्क में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, उन कवानीन के मुताबिक जो कंपनी की इन कॉरपोरेशन से मुतालिक हैं, वो भी हमारे क्या होंगे, वो हमारे कंपनी पाकिस्तान में टैक्स वाले मान रहे होंगे। उसके अलावा कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी फॉरेन वेंचर जो पाकिस्तान से बाहर है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन अगर उसको हमारे बोर्ड ने, एफबीआर ने अगर उसको कह दिया कि ये कंपनी है, तो वो भी क्या होगी, कंपनी ही ट्रीट हो रही होगी। कोई भी फॉरेन एसोसिएशन पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान में काम कर रही है, अगर उसको बोर्ड ने कह दिया ना कि तुम कंपनी हो आज के बाद, तो तुम कंपनी ही ट्रीट होगे, बिकॉज तुम्हें एफबीआर ने कहा है। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी हम कंपनी के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं, बिकॉज जितने भी सरकारी इदारे होते हैं वो कंपनी ट्रीट होते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी कंपनी ट्रीट होती है टैक्स के अंदर। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, जैसे फिशरी सोसाइटीज होती हैं, ये तमाम जैसे फाइनेंस सोसाइटीज हैं, ये भी कंपनी ही ट्रीट हो रही होती हैं। जितने भी हमारे मुल्क में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो रजिस्टर्ड हैं, वो भी कंपनी ट्रीट हो रही होती हैं। और जो हम ट्रस्ट वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, कि हमने एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया हुआ है, हमने अपने एसेट्स जो हैं वो अंडर ट्रस्ट में लाके एक बंदे को अपना ट्रस्टी रख दिया हुआ है, और बेनिफिशियल ओनर हम है। जो ट्रस्ट वगैरह हम इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, वो भी क्या होते हैं, कंपनी ही ट्रीट हो रहे होते हैं। तो टैक्स में सिर्फ कंपनी कंपनी नहीं है, बल्कि टैक्स में कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट में है वो भी कंपनी है, स्मॉल कंपनी भी कंपनी है, मुदारबा भी कंपनी है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान में किसी भी कवानीन के मुताबिक बना है वो भी कंपनी है, कोई फॉरेन कंपनी जो किसी फॉरेन लॉ के तहत कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई है वो भी कंपनी है, या कोई भी फॉरेन एसोसिएशन जो पाकिस्तान में काम कर रही है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है एज अ कंपनी, लेकिन अगर उसको बोर्ड ने कह दिया, एफबीआर ने कह दिया कि तुम कंपनी हो, वो भी क्या होगी, कंपनी ही ट्रीट होगी। उसके अलावा तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपनी भी ट्रीट होती हैं, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये भी कंपनी के तौर पर ट्रीट हो रही होती हैं। उसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये भी कंपनी है टैक्स की नज़र में। और जो ट्रस्ट वगैरह हम इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, ये भी टैक्स की नज़र में कंपनी ही ट्रीट होती हैं। तो सिर्फ कंपनी नहीं, बल्कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, इनको भी हम कंपनी ही ट्रीट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट है आप वही रखें, बॉडी कॉर्पोरेट, मुदारबा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनको बस पढ़ें, आगे चलें ना, पेपर में से आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। जो रेलेवेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही करें आप। ये क्लियर है? ठीक है, हम इसको यहाँ पे रखते हैं, कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं, और कल कोशिश करते हैं इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर दें। क्यों भाई, मजा आया पढ़ने का इनकम टैक्स, के बोर हो रहे हो कि मुश्किल लग रहा है? 100 अगर आप क्लास में अटेंटिव होते ना हसन, और आप दाएं बाएं की झुकते ना मार रहे हो, इररिलेवेंट कमेंट ना कर रहे होते, तो फिर आप इंजॉय कर रहे होते। अगर आप फोकस्ड होते। ये चैप्टर कल या तो वाइंड अप हो जाएगा, या सैटरडे को वाइंड अप है, ये खत्म चैप्टर। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।
अल्लाह हाफिज। और बुक्स आपको इस सारी की सारी डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है। और जिनको लाहौर वालों को मसला हुआ वो बता दें, उनको भी हम डिलीवर करवा देंगे। कल कितने बजे क्लास है? कल जुम्मे तो 2:15 पे स्टार्ट करूंगा। और कितने बजे स्टार्ट? 2:15 पे हर जगह पे जुम्मा हो गया होता है, अनलेस जाके बादशाही मस्जिद जुम्मा पढ़ के आओ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।